पता चला है। साथियों, मैं जब गोवा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त भी गोवा आया था और करीब 15 रैलीज हम लोगों ने यहाँ की थी गोवा के अलग अलग इलाकों में। तब हम लोग वोट नहीं मांग रहे थे, लेकिन उस वक्त भी मैं लोगों से बात करता था, दुकानदारों से बात करता था, सड़क पर चलते हुए लोगों से बात करता था, अपने साथियों से बात करता था, पत्रकारों से बात करता था। तो उस वक्त एक बड़ी पीड़ा समझ में आ रही थी लोगों की कि साहब ये कांग्रेस पार्टी बहुत भ्रष्ट है। ये दिगंबर कामत नाम था उनका, दिगंबर कामत साहब बहुत भ्रष्ट हो गए। इन्होंने माइनिंग में बड़ा पैसा खा लिया। इन्होंने यहाँ पूरे के पूरे गोवा में भ्रष्टाचार मचा रखा है कांग्रेस ने। ये गोवा की जमीन बेच के खा गए, गोवा की माइंस बेच के खा गए। इन्होंने पूरे के पूरे गोवा को कैसीनो कैपिटल ऑफ इंडिया बना के रख दिया है। ये मुझे उस वक्त सुनने को मिला था और बहुत गुस्सा था लोगों को। हम लोग तो आए थे तो अवेयरनेस कैंपेन पे आए थे, लोकपाल की लड़ाई लड़ते हुए आए थे। हम यहाँ से चले गए अपनी बात रख के कि सवाल पूछिए। आप लोगों ने सवाल पूछा, आप लोगों ने ऐसे ही 12-12, 15-15, 20-20 सवाल पूछे, गवर्नेंस को लेके, माइंस को लेके, कैसीनो को लेके, लोकपाल को लेके, पूरे करप्शन को लेके। उसके बाद हम लोग तो चले गए। हमने अखबारों में सुना आप लोगों ने पार्टी बदल दी, आप लोगों ने सरकार बदल दी, गोवा ने सरकार बदल दी, गोवा ने कांग्रेस को हरा दिया और बीजेपी को ले आए। हमें लगा चलो गोवा के साथियों को अगर बीजेपी अच्छी लगी है तो अच्छी होगी, मनोहर पर्रिकर साहब अच्छे ही होंगे जब लगे गोवा के साथियों को। लेकिन मैं आज सुबह से यहाँ घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, अपने साथियों से बात कर रहा हूँ, पत्रकारों से चर्चा चल रही है, सड़क पे लोगों से मिल रहा हूँ। सेम टू सेम वही के वही सवाल आज भी जिंदा हैं जो मेरे से पहले 2 साल पहले जिन सवालों से गोवा जूझ रहा था आज भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा है। 2 साल पहले जिन समस्याओं से गोवा जूझ रहा था आज भी उन्हीं से जूझ रहा है। जिस तरह के भ्रष्टाचार से गोवा जूझ रहा था आज भी उसी से जूझ रहा है। कैसीनो की जो लड़ाई गोवावासी उस वक्त लड़ रहे थे आज भी लड़ रहे हैं। जिस तरह से आप आज सवाल लेके आए, 2 साल पहले भी उन्हीं सवालों से हम लोग जूझ रहे थे। फिर बदला क्या? पार्टी, कुछ मंत्रियों के नाम, पार्टियों के नाम, कुछ चेहरे। हमारी जिंदगी में क्या बदला? आपकी जिंदगी में क्या बदला? इस देश के लिए क्या बदला? हमारे बच्चों की जिंदगी में क्या बदला? अगर यही भ्रष्टाचार झेलना था, अगर यही माइनिंग स्कैम झेलने थे, अगर यही बिजली में घोटाले झेलने थे, अगर कैसीनो के यही घोटाले झेलने थे तो कांग्रेस क्या बुरी थी? चलाते रहते, उसी को इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं थी, 15-20 करोड़ का खर्चा बच जाता। लेकिन साथियों, पिछली बार जब हम आए थे तो विकल्प नहीं था। हम कहने आए थे कि आप ध्यान रखिएगा, पूछ के वोट दीजिएगा, सोच समझ के वोट दीजिएगा। आज मैं आया हूं आपके पास में कहने तो कह रहा हूं कि विकल्प है और विकल्प आप लोगों ने खड़ा कर दिया। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ठगती है, कांग्रेस लूटती है, कांग्रेस हमसे खेलती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी उतनी निर्ममता से खेलती है, उतनी निर्दयता से खेलती है हमारे साथ, और वही सब करती है जो कांग्रेस करती है। इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं कि विकल्प खड़ा है, और विकल्प सिर्फ गोवा में नहीं खड़ा है। मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से गोवा को कहना आया हूं कि पूरे देश में विकल्प खड़ा हो रहा है। आप होशियार, आप साथ नहीं हो। मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपसे कहना आया हूं, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान का चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच नहीं हो रहा, एनडीए और यूपीए के बीच नहीं हो रहा। इस बार का हिंदुस्तान का चुनाव हो रहा है ईमानदारी और बेईमानी के बीच। ईमानदारी की राजनीति और बेईमानी की राजनीति के बीच चुनाव हो रहा है। पूरे देश में चुनाव हो रहा है। पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है त्याग की राजनीति और लूट खसोट की राजनीति के बीच में हो रहा है। और दुर्भाग्य से जितनी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, शिवसेना की तो बात ही क्या करें, या बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टियां हैं, सारी की सारी किसी न किसी रूप में
जो अभी तक शासन करती आई हैं देश में या किसी रूप में शासन में शामिल रही हैं देश में, राष्ट्रीय शासन में, सब की सब किसी न किसी रूप में या तो भ्रष्ट हैं या भ्रष्टाचार में पूरी तरह से शामिल हैं। वंशवाद की राजनीति करती हैं, अपराध की राजनीति करती हैं। मुझे आज दोपहर को पत्रकार पूछ रहे थे कुछ कि साहब मनोहर पारिकर साहब बोले थे कि गोवा में मेरी छवि बहुत अच्छी है और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का काइंड ऑफ पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मनोहर पारिकर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स पहले से चल रही है, ईमानदारी की पॉलिटिक्स पहले से चल रही है। मैंने पूछा कि वो जब मैं पिछली बार आया था तो जन लोकपाल का इशू बहुत हॉट था, आज भी है, आज भी भ्रष्टाचार का इशू बहुत हॉट है। मनोहर पारिकर साहब सत्ता में आए तो उन्होंने जन लोकपाल बना दिया क्या? हुआ? फिर क्या मिला? वो जो 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने बताया था माइनिंग का, मनोहर पारिकर साहब ने, मैं दिल्ली में था, मैंने पढ़ा था, राष्ट्रपति महोदय से मिले थे ये लोग, बता रहे। हाँ 35,000। हाँ इनके लिए 10,000 करोड़ वगैरह माइनिंग तो राष्ट्रपति साहब को भी इतना बताया होगा उन्होंने। मैं दिल्ली में था, मैंने अखबारों में पढ़ा कि मनोहर पारिकर बहुत आंसू बहाते हुए यहाँ से गए थे और कहा था राष्ट्रपति महोदय को कि साहब गोवा की तो खदानें लूट गई, माइंस खत्म हो गई, गोवा में लूट लिया गया, कांग्रेस सरकार ने लूट लिया, कुछ करिए। 35,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, कुछ करिए। बार बार मैंने अखबारों में पढ़ा, मैं टीवी पे देखता था, यहाँ के साथियों ने 2 साल पहले बताया कि पारिकर साहब कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो ये सारी की सारी माइनिंग की चोरी रोक देंगे और जेल भिजवाएंगे इन 35,000 करोड़ के घोटालेबाजों को। कोई FIR हुई क्या? कोई जेल गया क्या? माइनिंग कम हो गई क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या फायदा हुआ? सत्ता चाहे कांग्रेस संभाले या बीजेपी, हमको तो लुटना ही लुटना है, हमको तो लुटना ही लुटना है, हमको तो पिटना ही पिटना है। तो मनोहर पारिकर साहब को बदलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये मनोहर पारिकर साहब कहते हैं हम सादगी की राजनीति करते हैं। मैंने सुना इन्होंने सरकारी खर्चे पे बड़ी महंगी सी गाड़ी खरीदी है, सांता फे 35 लाख की, सांता फे 35 लाख की है। साथियों, आज चुनाव में एक तरफ आम आदमी पार्टी खड़ी है जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के प्रति गुस्से से हुआ है। वो गोवा का भी गुस्सा था, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हर हिंदुस्तानी का गुस्सा था, उससे निकली हुई एक आम आदमी पार्टी खड़ी है। आम आदमी पार्टी आपके बीच में खड़ी है, दूसरी तरफ कांग्रेस खड़ी है, बीजेपी खड़ी है, और ये सारे के सारे माइनिंग में लगे हुए हैं, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। इनका अभी सुहानी कह रही थी कि हम लोग तो चंदा मांगते हैं, लोग हमसे कई बार पूछ लेते हैं कि आप इतना चंदा मांगते रहते हो हर चीज़ के लिए, आप पानी नहीं पिलाते हो तो चंदा मांग लेते हो, आप स्टेज पे माइक भी लगाते हो तो चंदा मांग लेते हो। ये बीजेपी वाले कभी नहीं मांगते, ये कांग्रेस वाले कभी नहीं मांगते। हम लोग तो ऐसे हैं जो सड़क से निकलते हैं तो हाथ फैला के निकलते हैं, कुछ दे दो भैया, चुनाव के नाम पे कुछ दे दो भैया, रैली के नाम पे कुछ दे दो भैया, बच्चे छुपाने के लिए कुछ दे दो भैया, पोस्टर लगवाने हैं उनके नाम पे कुछ दे दो भैया। कांग्रेस बीजेपी वाले कभी नहीं मांगते। क्यों मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? क्योंकि जो हमारे और आपके हिस्से की माइंस थी उनको बेच के कमीशन खाते हैं वो, इसलिए नहीं मांगते वो, हम इसलिए नहीं मांगते क्योंकि हम तो आपसे 100 रुपये मांगेंगे तो कल कहीं ना कहीं 200 रुपये का फायदा आप ही को मिलेगा, 1000 रुपये का फायदा आपको मिलेगा, हमको मिलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। लेकिन वो जिससे पैसा लेके आते हैं सरकार बनाने के 6 महीने के अंदर अंदर सूद समेत उसको फायदा कर देते हैं और हमको उतना घाटा पहुंचा देते हैं, हमारी माइंस को डुबा देते हैं, हमारी बिजली महंगी कर देते हैं, हमारा पीने का पानी महंगा कर देते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट महंगा कर देते हैं, हमारा गैस महंगा कर देते हैं। सारे के सारे हिंदुस्तान में यही कहानी चल रही है, गोवा में भी यही कहानी चल रही है। वो चाहे कैसीनो का और तरह तरह की बात करता है। वो मैं सुन रहा था कहीं कि कैसीनो के बारे में कामत साहब से सब लोग नाराज थे, साहब बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। पारिकर साहब आए, उन्होंने भी ना तो बंद किए, वो ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं, ऊपर से एक नया सिस्टम ला रहे हैं। मैं पढ़ रहा था वो सिस्टम लेके आ रहे हैं कि साहब गोवा के लोगों को कैसीनो में जाने पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्यों भैया, गोवा के लोग ज्यादा पापी है क्या? या क्या कह रहे हैं ये मनोहर पारिकर साहब? बाहर से जो लोग आते हैं
गुजरात से जो लोग आते हैं, मोदी जी जरा बताएं पारीकर साहब से पूछ के, गुजरात के लोग आके कैसीनो खेलेंगे, जुआबाजी करेंगे, और गोवा के लोग ज़्यादा खराब है, इनको बाहर रखा जाएगा? क्या है? अगर कैसीनो में गलत हो रहा है तो भाई पूरे हिंदुस्तान के लिए क्यों नहीं हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता माइनस गोवा पार्टी है। क्या है मोदी जी को इस सब पे? मुझे लगता है कभी पारीकर साहब से फुर्सत मिले तो बात करनी चाहिए, इनको बताना चाहिए। अभी कल आप लोगों ने सुना होगा, टीवी चैनल में, अखबार में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दिल्ली में आदेश दिया है केंद्र सरकार को कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दोनों विदेशी चंदे से चल रही है, इनके खिलाफ एक्शन लो और 6 महीने में एक्शन लेके बताओ। गोवा में भी एफआईआर हुई है इसी मामले में। ये माइंस बेच देते हैं, हमारी जमीनें बेच देते हैं, हमारा पानी बेच देते हैं, और उसके बाद उनसे चंदा ले लेते हैं, करोड़ों रुपए चंदा ले लेते हैं, और आम आदमी पार्टी को कहते हैं ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये अमेरिका के पैसे से चल रहे हैं। आज हम चुनौती देते हैं मोदी साहब को और मोदी साहब के पार्टी के पारीकर साहब को कि हमारे एक एक खाते की जांच करा लो, हमारा एक एक पाई पाई का हिसाब किताब, यहाँ से मांगे हुए चंदे का हिसाब किताब हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। फिर भी आज जो जांच करानी है करा लो। अगर 25 पैसे भी, अगर एक चवन्नी भी फॉरेन फंडिंग की निकल आए, राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन जब होम मिनिस्ट्री हमसे पूछती है, केंद्र सरकार हमसे पूछती है कि कितना विदेशी चंदा लिया, हम लिख के दे देते हैं, एक पैसा भी नहीं लिया, तो हाई कोर्ट में जाके वही होम मिनिस्ट्री कहती है कि साहब ये लोग जवाब नहीं दे रहे ठीक से। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की चोरी पकड़ी जाती है, वेदांता से लेकर तमाम विदेशी कंपनियों से लोग पैसा ले लेके देश में इलेक्शन लड़ते हैं, और 80% पैसा इनका अननाम बेनामी स्रोतों से मिला होता है, अननोन रिसोर्सेज से मिला होता है, बताते नहीं है कहां से मिला। उसके बावजूद गृह मंत्रालय कभी कोर्ट में जाके ये नहीं कहता कि साहब ये चोरी का पैसा है। गृह मंत्रालय जाके कहता है साहब विदेशों से नहीं आया, हमने चेक कर दिया। हमारी तो चवन्नी में भी पकड़ी गई, उसके बावजूद विदेश मंत्रालय कहता है साहब इनके खातों की जांच हो रही है, अभी बैंक अकाउंट नंबर मंगाया। और कांग्रेस और बीजेपी का तो सारा का सारा पर्दाफाश हो गया, उसके बावजूद गृह मंत्रालय शिंदे साहब का कहता है कि नहीं साहब कोई विदेशी चंदा नहीं है। ये दोनों की दोनों पार्टियां या तो विदेशी चंदे से चल रही हैं या काले धन से चल रही हैं। दोनों की दोनों पार्टियां बेईमानी के पैसे से चल रही हैं, और गोवा में भी चल रही है। गोवा में एफआईआर हुई है, आप लोगों ने एफआईआर कराई है यहाँ। तो साथियों, ना लोकपाल बना, ना हमारी माइंस बची, ना हमें कैसीनो के या अपराध और इन सबसे छुटकारा मिला। एक वो अक्सर मैं कहता हूँ कि ये पंचर लगाने वाली राजनीति करते हैं लोग, कांग्रेस और बीजेपी दोनों। मेरे कुछ साथी यहाँ खड़े थे जी न्यूज़ के, मैं जी न्यूज़ में काम करता था पहले, एक समाचार चैनल है। जब मेरी पहली बार नौकरी लगी जी न्यूज़ में, तो पहले महीने की तनख्वाह से मैंने अपनी मोटरसाइकिल खरीदी, और वो बाइक को लेके मैं दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहाँ गया। मैं गया तो रास्ते में मेरी बाइक पंचर हो गई। आश्चर्य की बात, जिस जगह बाइक पंचर हुई वहीं पे एक पंचर वाला बैठा हुआ था। मैं बड़ा खुश हुआ, भगवान बड़ा मेहरबान है, पंचर सही जगह करवाया, नहीं तो पता नहीं कितनी लंबी बाइक चलानी पड़ती है। अगले सैटरडे को मैं फिर गया, फिर से बाइक पंचर हो गई, फिर से बाइक पंचर जहाँ पे हुई थी थोड़ी दूर बाद में वो मिल गया पंचर वाला। मैं फिर से मेहरबान हुआ, भगवान बहुत मेहरबान है, ईमानदार लोगों पे मेहरबान रहता है। मैं कोई बेईमानी का पैसा खाता नहीं जी। मैंने कहा ये बेईमानी का पैसा नहीं खाना, काम आता है जिंदगी में। भगवान देखो, पंचर भी ऐसी जगह होता है जहाँ पंचर वाला मिल जाता है। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। फिर मेरे को समझ में आया ये भगवान मेहरबान नहीं है तो पंचर वाला मेहरबान है। वो पंचर वाला क्या करता था, सड़क पे कील डाल देता था, और सड़क पे कील डाल देता था, पंचर की दुकान लगा के बैठ जाता था। हमारे जैसे लोगों की बाइक पंचर हो जाती थी, जैसी बाइक पंचर होती थी उसकी दुकान चलने लगती थी। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां पंचर की दुकान बनी हुई है साथियों। इन्होंने हमारी जिंदगी में कीड़े डाली हुई हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कहते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, हमको एमपी और एमएलए के पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ता है, तो कहते हैं पंचर वाले पंचर लगा दो। हमको डेंगू हो जाए, मेरे पिता को अगर डेंगू हो जाए तो अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलता, उनको बेड नहीं मिलता, मेरे को किसी एमएलए एमपी से जाके लिखवाना पड़ता है, तब मेरे डेंगू से ग्रस्त फादर को, डेंगू से सफर कर रहे फादर को जाके एक बेड मिलता है।
पंचर की दुकान में पहले जाना पड़ता है। वो MP और MLA चिट्ठी लिखता है, फिर पंचर लगा के देता है। हम बड़े खुश होते हैं, साहब बड़ा मेहरबान है जी, पंचर वाला बहुत अच्छा है। हमें कुछ भी कराना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाना हो, दुकान का लाइसेंस लेना हो, अपने घर के सामने की टूटी हुई सड़क बनवानी हो, पीने के पानी का कनेक्शन ठीक करवाना हो, घर में लाइट नहीं आ रही हो, लाइट का कनेक्शन ठीक कराना हो, सारी की सारी चीज़ों में हमें पंचर वाले की तरह से इनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। भगवान को धन्यवाद कहते हैं। भगवान नेताजी बड़े अच्छे हैं साहब, हमें मिल भी जाते हैं और हमारे वक्त पे काम आते हैं। मैं जब चुनाव लड़ रहा था पटपड़गंज में दिल्ली में, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, यार तुम आदमी तो अच्छे हो, मेरे दोस्त हो, पर तुमको वोट नहीं दूंगा। मैंने पूछा क्यों नहीं दोगे? बोले यार वो जो यहाँ पे MLA है वो है आदमी बड़ा अच्छा। मैंने पूछा कैसे अच्छा है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बचपन से, पुराना दोस्त हूँ, क्यों नहीं दोगे मुझको वोट? बोला वो हमारे सोसाइटी में चोरी हो गई थी, चोरी होने के आधा घंटे बाद ही वो पहुंच गया था, जनता के बड़ा काम आता है। मैंने उससे पूछा कि नेता वो अच्छा जो चोरी होने के आधा घंटे बाद जनता के आंसू पहुंच जाए, या नेता वो अच्छा जो व्यवस्था ऐसी बनाए कि चोर हो ही ना पाए, चोरी हो ही ना पाए। आपको सीखना पड़ेगा। आज तक हमने ऐसे नेताओं की बड़ी वाहवाही की है जो चोरी हो जाती है, उसके बाद हमारे आंसू पहुंचने आते हैं और हम कहते हैं साहब नेताजी बड़े अच्छे हैं। जैसे ही हमारे घर चोरी हुई हमारे आंसू पहुंचने आ गए। हमको ये नहीं पता कि थोड़ी देर बाद चोर के पास चले जाते हैं दलाली का हिस्सा लेना। ये नहीं समझ में आता है। हमको ये नहीं समझ में आता कि हमको नेता ऐसा नहीं चाहिए जो चोरी होने के आधा घंटे बाद हमारे आंसू पहुंचने आ जाए। हमको नेता ऐसा चाहिए, वक्त बदल गया, हमको ऐसी नेतागिरी चाहिए, ऐसे नेता चाहिए जो ये दावा करे कि हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे चोरी नहीं होने देंगे, चोरों की हिम्मत नहीं पड़ेगी, ऐसा पुलिस प्रशासन बनाएंगे, ऐसी पुलिस व्यवस्था बनाएंगे कि चोरों की हिम्मत नहीं पड़ेगी चोरी की। और साथियों ये हो सकता है। 49 दिन सरकार चलाई थी, आप में से भी बहुत लोग गए थे वॉलंटियर करने दिल्ली में। आप लोगों की मेहनत की बदौलत पूरे देश से वॉलंटियर गए थे और दिल्ली के वॉलंटियर्स ने खून पसीना एक किया था। उसके बाद दिल्ली में सरकार बनी 28 दिन की, 28 विधायकों की सरकार हमने 49 दिन चलाई। हमने शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर अंदर, आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई नई सरकार बनती है और बदल के बने तो और ज्यादा 1 आध साल तो हनीमून पीरियड में निकाल देते हैं लोग। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही रामलीला मैदान से शपथ लेके गए, 1 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली में नियम बना दिया, ऑर्डर पास कर दिया कैबिनेट ने बैठक करके कि आज से दिल्ली का कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई अफसर लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठेगा। सारी लाल बत्तियां छीन ली लोगों ने, अपने लाल बत्तियां तोड़ दी अपने हाथ से। कानून में लिख दिया, नियम में लिख दिया कि आज से दिल्ली के किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को या किसी अफसर को सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेंगे। हटाइए इनके सबके सिक्योरिटी गार्ड, आम आदमी की तरह से जनता में जाए। और जितने भी पुलिस वाले नेताओं की और अफसरों की सुरक्षा में लगे, इन्हें आम आदमी की सुरक्षा में लगाओ। सारे के सारे पुलिस वालों को निकाल के आम आदमी की सुरक्षा में लगाया। ये हो सकता है। हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली में हम गए थे, हमने आवाज दी थी कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया बिजली के दाम में। शीला दीक्षित ने बहुत भ्रष्टाचार किया था। हमने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो बिजली के दाम आधे करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए आम आदमी पार्टी की सरकार। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने कहा था आम आदमी को पीने का पानी नहीं मिल रहा, पीने का पानी सरकार ने बहुत महंगा कर दिया था। हमने कहा था कि एक सरकार में आने के थोड़े दिन के अंदर अंदर हम लोग पीने का पानी गरीब लोगों के लिए मुफ्त करेंगे, आम आदमी के लिए मुफ्त करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली में व्यवस्था कर दी कि जो भी परिवार 700 लीटर रोजाना से कम पानी खर्च करेगा उसको पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा, फ्री पानी मिलेगा उसको। हर आम आदमी को पीने का पानी फ्री मिलने लगेगा। ये व्यवस्था कर दी। 49 दिन की सरकार के अंदर आप लोगों के रिश्तेदार रहते होंगे दिल्ली में, पूछिएगा फोन करके ये माहौल था कि नहीं था। लोग कहने लगे हैं, आज भी लोग बताते हैं हमको आके कि 49 दिन की सरकार के अंदर दिल्ली में पुलिस वालों ने रिश्वत मांगनी बंद कर दी थी। 49 दिन की सरकार के अंदर दिल्ली नगर निगम वालों ने जाकर रिश्वत मांगनी बंद कर दी थी, वसूली बंद कर दी थी, हफ्ता वसूली बंद कर दी थी। हमने 49 दिन की सरकार में यह सुनिश्चित किया कि अस्पतालों में दवाइयां मिलने लगे। आज सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो जाके डॉक्टर पर्ची लिखता है, दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर पर्ची लिखता है, एक्सरे बाहर से कराना पड़ता है। 49 दिन की सरकार में हमने व्यवस्था ऐसी कर दी थी कि जिस अस्पताल में, जिस सरकारी अस्पताल में जाओगे वहाँ डॉक्टर भी पर्ची अंदर लिखेगा, दवाइयां भी अंदर से मिलेंगी और एक्सरे या दूसरी जो टेस्ट होते हैं वो भी अंदर ही होंगे। कोई बाहर का मार्केट नहीं चलेगा। करके दिखा दिया और ये संभव है। लोग कहते हैं साहब आप तो भाग गए,
लोग तो नहीं कहते, बीजेपी वाले कहते हैं, बाकी लोग तो कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया था, इस बार आओगे तो पूरे के पूरे बहुमत के साथ आएंगे। हम लोग दिल्ली की विधानसभा में 70 विधायक होने होते हैं, 70 में से 36 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, हमारे पास सिर्फ 28 थे। 28 का मतलब था कि दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया था कि जाओ जाके सरकार में बैठो, लेकिन फिर भी हालात ऐसे बने। बीजेपी को 32 विधायक दिए थे, उपराज्यपाल महोदय ने कहा साहब सरकार बना लो, बीजेपी वाले भाग गए, बोले ये हम नहीं बना पाएंगे। हमने हिम्मत दिखाई कि हम 28 विधायकों के दम पे भी सरकार बना सकते हैं और सरकार चला के दिखा सकते हैं। हमने सरकार बनाई, हम 49 दिन तक 49 डेज तक सरकार में रहे और ईमानदारी से काम किया। देश की पहली ऐसी सरकार थी जिसने सबसे तेजी से काम किया। देश की ऐसी पहली सरकार थी जिसके एक भी विधायक पर, एक भी मंत्री पर 1 रुपए का भी बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकते आप, पूरा निकाल लीजिए अच्छा शिक्षा। बल्कि अफसरों को बुला बुला के कहा कि देखिए 1 पैसा खाएंगे नहीं, और अगर खाते हुए पकड़े गए या कुछ गड़बड़ की 1 पैसा भी खाया तो जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों का, 1 भी पैसा नहीं खाने देंगे। इस तरह की सरकार चलाई हुई। ये कहते हैं भाग गए, अरे भाग के क्या पाकिस्तान चले गए, अपनी जनता के बीच नहीं तो गए। और ये कहने गए हैं कि साहब देखो 28 विधायकों के दम पे तो ईमानदार सरकार का ट्रेलर चलाया जा सकता है, पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जा सकती। पूरी पिक्चर देखने के लिए तो 36 विधायक चाहिए दिल्ली विधानसभा के अंदर। अगली बार चुनाव हो तो 36 विधायक देना, 36 विधायकों के दम पे पूरी 5 साल लंबी पिक्चर चला के दिखाएंगे ईमानदार सरकार। और भ्रष्टाचारियों को क्यों दिखाएंगे। 49 दिन की सरकार के अंदर अंदर हमने बिजली घोटाले के खिलाफ, कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ में, पानी के घोटाले के खिलाफ में FIR दर्ज करा दी। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े घोटाले के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई जिसका असर हमारी और आपकी जिंदगी पे पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे माइंस हैं वैसे ही देश में अलग अलग है, कहीं पे गैस निकल आई तो राहुल गांधी की सरकार ने, उससे पहले बीजेपी वालों ने भी किया था, अटल बिहारी वाजपेयी थे तो प्रधानमंत्री, कांग्रेस बीजेपी की सरकार और बाद में कांग्रेस की सरकारों ने अनिल अंबानी से कहा, अंबानियों से कहा कि भाई यहाँ से गैस निकाल दो। वहाँ से गैस निकालने में $1 यूनिट खर्च होता है, प्रति यूनिट। अब $1 का सामान, सामने दुकानें हैं, $1 का सामान $2.25 में दे दो, $1.5 में दे दो, $2 में दे दो, लेकिन राहुल गांधी की सरकार ने अंबानी को देने शुरू कर दिए $4, एक का माल 4 में। लुटाया, जनता का लुट रहा है, उनका थोड़ी लुट रहा है। और हद तक हो गई जब 1 अप्रैल से आने वाली, अभी 2 दिन बाद से इस गैस के दाम बढ़ने वाले थे $8। और पूरे के पूरे कांग्रेस के सारे नेता मंत्री खोल के कह रहे थे साहब हम तो $8 बढ़ा के रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमको। हमने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी ये राहुल गांधी वाले जो हैं सरकार के मंत्री जी ये कह रहे हैं $1 की चीज $4 में बेच रहे हैं, $1 की चीज हम $8 में बेचा करेंगे, आप क्या कहते हो? मोदी जी चुप। हमने बार बार चिट्ठी लिखी, बार बार मीटिंग्स में कहा, मोदी जी चुप। पत्रकारों ने पूछा, मोदी जी चुप। हम गुजरात गए तो पता नहीं, हम गुजरात गए तो क्या पता चला, वहाँ के एक अधिकारी ने हमको बताया, आ गया ईमानदार अधिकारी हर जगह मिल जाएंगे, उसने बताया आके कि साहब मोदी जी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मोदी जी ने तो इस $1 के दाम $16 करने की बात कही थी। चिट्ठी है, चिट्ठी जारी कर रखी है हमने। जिस गैस को $1 की, जिस गैस को राहुल गांधी अभी $4 में बेच रहे हैं और $8 में बेचने की तैयारी कर रहे हैं मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने चिट्ठी लिख रखी है $15.42 में बेचनी चाहिए ये गैस। 4 गुना महंगाई बढ़वाना चाहते हैं मोदी जी। बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं अब की बार महंगाई पर वार। अरे अंबानी जी को इतना फायदा पहुंचाओगे तो महंगाई पर वार कैसे करोगे? हमारी तो जेब पे वार करोगे, हमारी तो रसोई पे वार करोगे। तो साथियों, ये पिछले 1.5 साल से मोदी जी के बारे में बार बार अफवाह फैलाई जा रही, बार बार एक झूठ बोला जा रहा है देश भर में। मोदी जी ने गुजरात का बहुत विकास कर दिया, मोदी जी देश के राष्ट्र पुरुष हैं, मोदी जी विकास पुरुष हैं। हम लोगों ने सोचा 49 दिन सरकार चलाई, काम तो हमने भी किया था, मंत्री तो हम भी रहे थोड़े दिन, और चलो देखा है मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। बेईमानी खत्म हो गई। हम चले गए गुजरात, अरविंद केजरीवाल, हम और कुछ साथियों को ले गए गुजरात के 26 जिलों में हम लोग गए, और 26 के 26 जिलों में हम लोग SDM के दफ्तर में जाके देख के आए, हम लोग RTO के दफ्तर में जाके देख के आए, हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाके देख के आए, हम लोग किसानों के बीच गांव-गांव जाके देख के आए। हमने देखा कि SDM के दफ्तर में एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 500 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है।
जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एज का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी 500 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। एक आरटीओ के दफ्तर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 5000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। एक गांव में, हर गांव में, किसी एक गांव में नहीं, गांव गांव में इंदिरा आवास का घर लेने के लिए 43,000 रुपीज देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से 8,000 रुपए रिश्वत के कट जाते हैं। उसके बाद किसी गरीब आदमी को, बेघर आदमी को घर दिखा देते हैं लोग। कैसा, ये कैसा गुजरात का विकास है? किसानों की जमीन छीन छीन के, जैसे ही कोई योजना आनी होती है उससे पहले वहां के एमएलए किसानों से जमीन छीन लेते हैं। 50,000 रुपए एकड़ में जमीन छीनने के बाद में वो सरकार को बेचते हैं 27 लाख रुपए एकड़ में। 26.5 लाख एकड़ का कमाई करते हैं वहां के एमएलए एक एक एकड़ जमीन पे। ये गुजरात का विकास है। मैं स्कूल में गया, वहाँ टॉयलेट्स नहीं है, कॉलेज में गया, वहाँ टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में गया, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर्स नहीं है। एक कॉलेज में मैं गया, पाटन जिले में एक वाव जगह है, वाव में कॉलेज है, आप कभी भी गूगल सर्च कर लीजिएगा, किसी को रहता हो तो वहाँ पूछ लीजिएगा। वाव के कॉलेज में 618 बच्चे पढ़ते हैं। 618 बच्चों के ऊपर मोदी जी ने पढ़ाने के लिए एक आदमी लगा रखा है, वो भी कॉलेज का प्रिंसिपल है, टीचर है। 618 बच्चों को 618 स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय ए सिंगल पर्सन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल कॉलेज। मैंने पूछा प्रिंसिपल साहब, ये 618 बच्चों को कैसे पढ़ा लेते हो एक साथ? बोले साहब 4 साल से मोदी जी को चिट्ठियां लिख रहा हूं, उन्होंने कोई टीचर नहीं दिया मुझको। फिर यहाँ 1 महीने पहले बच्चों ने धरना दिया तो 2 कॉन्ट्रैक्ट टीचर आ गए। मैंने पूछा लेकिन ये बताओ 4 साल से पढ़ा कैसे लेते थे? तो बड़ा दिलचस्प बताया। बोले पढ़ा क्या लेते थे जी, कमरों में सीडी प्लेयर लगा रखे हैं, बस सीडी चला लेते हैं, बच्चे वहीं से पढ़ लेते हैं। पूरे के पूरे देश में, पूरी की पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवानों का डंका बज रहा है। आज अगर ट्विटर कहीं से चल रहा है तो हिंदुस्तान के नौजवानों की बदौलत चल रहा है। फेसबुक जैसी कंपनियां अगर कुछ बिजनेस कर पा रही है तो हिंदुस्तान के नौजवान, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हिंदुस्तान के नौजवानों की वजह से चल रही हैं। वो नौजवान खड़ा होना चाहता है अपने दम पे, वो चाहता है कि गोवा में बैठ के, पणजी में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों को बीट करके नई चीजें खोल दे। लेकिन मोदी जी जिस तरह के क्लासरूम्स में, जिस तरह की मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां से उन कॉलेज से सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी के घर के चपरासी निकल सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक चलाने वाले लोग नहीं निकल सकते। और यही मोदी जी चाहते हैं। इसी तरह का विकास मोदी जी चाहते हैं हिंदुस्तान का। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सारे नौजवानों की पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसी तरह की हो कि सिर्फ उनको अंबानी और अडानी के घरों में चपरासी रखा जा सके, बाकी कुछ लोग उनके चहेते लोगों के वो ट्विटर और बाकी सब चीजें चलाएं। मोदी जी का मैंने देखा, सुनते थे रोजगार की बड़ी अच्छी सुविधा कर रखी है। हमने पूछा कैसी अच्छी सुविधा कर रखी है? वाघेला जी तो वहां रह रहे लगातार, वहां पे पता चला नया तरीका निकाला है नौजवानों की मदद का। दिल्ली में, पूरे देश में आजकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी साजिश के तहत कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज रखे जाते हैं। किसी भी आदमी को पहले नौकरी पर रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नौकरी पर रखेंगे, 10 साल सरकारी दफ्तर में काम करा के उसको कहेंगे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। हम लोगों ने कमेटी बनाई थी कि पूरे के पूरे दिल्ली सरकार में कितने एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, कितनी तनख्वाह उनको दी जानी है, सारी की सारी नौकरियों को परमानेंट किया जाएगा, अगले बजट से इसका प्रावधान किया जाएगा। हमने और हम इंप्लीमेंट करते हैं इसको। लेकिन 5300 रुपये, 5300 रुपीज पर मंथ फॉर 5 years, एंड आफ्टर 5 years वन हैव टू पे ब्राइब एंड देन गेट द जॉब इफ सो। 5300 रुपए की नौकरी एक पढ़ा लिखा नौजवान कैसे अपनी जिंदगी चला सकता है 5 साल तक? मुझे बताइए मोदी जी, कौन से मैथमेटिक्स के हिसाब से चला सकता है? ये मोदी जी कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। झूठ पे झूठ बोलते हैं मोदी जी, एक के बाद एक झूठ बोलते रहते हैं, पूरे देश में घूम घूम के झूठ बोल रहे हैं। सेकुलर है हमने, हाँ सेकुलर है, कम्युनल, सेकुलर झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं मोदी जी, एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं पूरे देश में। जब हमने आवाज उठानी शुरू की और बनारस में जाकर अरविंद केजरीवाल ने पर्चा दाखिल किया, वहां पे बनारस के बीच कहा कि इनको मोदी जी को हराएंगे, तो मोदी जी ने नया झूठ निकाला। मोदी जी ने नया झूठ निकाला, बोले अरविंद केजरीवाल तो पाकिस्तान के एजेंट हैं, इनकी वेबसाइट पर नक्शा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाता है। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आपसे दावा करता हूँ कि आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर कभी भी ऐसा नक्शा हमने नहीं डाला जिसमें कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना हो। लेकिन उसी दिन मैंने मोदी जी की वेबसाइट खोली, भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मैंने देखा कि कश्मीर को विवादित हिस्सा बताया गया है। कश्मीर को विवादित हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट बताती है और पाकिस्तान का एजेंट हमको कहते हैं। ये कैसा डेवलपमेंट है? ये कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं मोदी जी? और ऊपर से कम्युनल
सारे के सारे जब जब चुनाव आते हैं, जब देश करप्शन पे बात करना चाहता है, ये कमर पे ले आते हैं, ये दंगे करवा देते हैं। जब जब चुनाव आता है, जब जब लोग करप्शन की बात करना चाहते हैं, जब तब इनके खानदान वंशवाद, इनके कारनामों की बात करना चाहते हैं, जब जब लोग रोजगार की बात करना चाहते हैं, जब जब लोग सड़कों की बात करना चाहते हैं, ये इलाकों में दंगे करवा देते हैं। आज तक के इतिहास में इतने दंगे इन लोगों ने करवाए हैं कि लोग रोते हैं, डरते हैं, करप्शन की बात करने से डरते हैं, लोग सड़कों की बात करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि दंगे हो जाते हैं, चुनाव से पहले दंगे करवा देते हैं। कितने बेगुनाह लोग मारे जाते हैं दंगों में। सारा का सारा देश का ध्यान बांट देते हैं ये लोग। चुनाव के वक्त में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब में बांट कर रख देते हैं हिंदुस्तान को। ये साथियों, इसके बीच में लड़ाई लड़नी है हम लोगों को। साथियों, मैं कुल मिला के जो बातें कहना आया था उसमें मूल रूप से इतना ही है। आम आदमी पार्टी ने 49 दिन दिल्ली में सरकार चला के दिखाई। ईमानदारी की सरकार बन भी सकती है, चल भी सकती है। और इस बार पूरे देश में मोदी जी कहते घूम रहे हैं कि हमारी लहर चल रही है, राहुल गांधी कहते घूम रहे हैं कि कांग्रेस के कारनामों की वजह से सरकार उन्हीं की बनेगी, किसी की लहर नहीं चल रही है। और मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी की कोई लहर नहीं चल रही है। एक ही लहर चल रही है पूरे देश में, आम आदमी के गुस्से की लहर चल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से की लहर चल रही है, क्राइम के खिलाफ, अपराध के खिलाफ गुस्से की लहर चल रही है, और सांप्रदायिकता के खिलाफ, कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ गुस्से की लहर चल रही है। पूरा का पूरा देश इन सबसे निजात चाहता है और आम आदमी पार्टी को एक बड़े विकल्प के रूप में देख रहा है। मैं देश के जिस हिस्से में जा रहा हूँ वहाँ लोग कह रहे हैं कि चिंता मत करो, इस बार तो झाड़ू चले। मैं गोवा जैसी जगह में, मछली बाजार में गया, वहाँ पर सड़कों पे लोगों से, दुकानदारों से बात करता हूँ, सब कह रहे हैं कि इस बार तो झाड़ू चलेगी। बसों में बैठे हुए लोग कह रहे हैं, बच्चे तक कह रहे थे कि इस बार तो झाड़ू चलेगी। हमारा ये दावा नहीं है कि हम देश के सबसे ईमानदार, सबसे समझदार लोग हैं। हम तो ये कह रहे हैं जी, ये मौका आया है, आइए मिलकर हिंदुस्तान को बदलते हैं। मैं अपनी गली का परेशान आदमी, आप अपनी गली के परेशान आदमी। मेरी गली में मेरी परेशानियां दूर नहीं हो रही, आपकी गली में आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही। आइए मिलकर अपनी परेशानियां दूर कर लेते हैं। आइए मिलकर आम आदमी पार्टी बनाते हैं और आम आदमी पार्टी में करते हैं। ये स्वाति, डॉक्टर साहब देसाई, ये सारे लोग, जितने लोग पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, ये देश के सबसे ईमानदार और सबसे मेहनती या सबसे इंटेलिजेंट लोग नहीं है, जो पहले कह रहा हूँ। लेकिन इनके बारे में 3 गारंटी हम दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 375 कैंडिडेट्स अभी हमने खड़े किए। 375 कैंडिडेट्स के बारे में एक गारंटी है कि इनके ऊपर बेईमानी का कोई दाग नहीं मिलेगा, इनके ऊपर अपराध का कोई दाग नहीं मिलेगा, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और इनके कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं मिलेगा। ये 3 गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके बावजूद हमने पूरी पड़ताल की है। 2 यहाँ बैठे हुए हैं, 375 की लिस्ट हमारी वेबसाइट पे डली हुई है। आप पूरी पड़ताल कर लीजिए, पूरी जांच कर लीजिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। इनके बारे में भी या बाकी 375 के बारे में भी आपको उनके करप्शन, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड या उनके कैरेक्टर खराब होने पे कोई भी जानकारी मिल जाए, आप मुझे दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि चुनाव से एक दिन पहले भी अगर टिकट कैंसिल करना पड़ा तो कर देंगे। गलत आदमी को नहीं लड़ाएंगे, बेईमान लोगों को नहीं लड़ाएंगे, चरित्रहीन लोगों को नहीं लड़ाएंगे। ईमानदार लोगों को राजनीति में लेके आना है, मेहनती लोगों को राजनीति में लेके आना, ये हमारा दावा है और ये हम करके दिखाएंगे। जिसको लगता है कि मेरे अंदर एक एक्टिविस्ट है, जिसको भी लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसा इंसान है जो ईमानदार हिंदुस्तान चाहता है, जिसको अपने बच्चों की तरफ देख के लगता है कि मेरे बच्चों को ईमानदार देश मिलना चाहिए, ईमानदार भविष्य मिलना चाहिए, उसको इस आंदोलन में कूदना पड़ेगा। घर बैठे, दुकानों में बैठे काम नहीं चलेगा साहब, बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मैं जब यहाँ आया था स्टेज पर तो हमारे साथी एक बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। उन्होंने कहा आते ही जब मैं स्टेज पे आया, बोले थैंक यू वेरी मच, यू हैव कम हियर टू हेल्प अस। मैं किसी की मदद करने नहीं आया जी, मैं किसी पे एहसान करने नहीं आया। ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ये जितने सारे कार्यकर्ता दिन रात पसीना बहा रहे हैं, ये भी किसी पे एहसान नहीं कर रहे। हम सब अपनी मदद करना चाहते हैं, हम सब अपने लिए एक अच्छा ईमानदार हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है। मैं रोज सुबह उठ के उसकी आंखों में झांकता हूँ और देखता हूँ कि इस बच्चे को मुझे ईमानदार हिंदुस्तान देना है, बेईमान हिंदुस्तान देना है। मैं उस बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देखता हूँ, वो ईमानदार बने, बड़ा हो, ये करे, वो करे, तमाम तरह के सपने देखते हैं हम पति पत्नी उसके लिए। लेकिन जब मैं उसकी आंखों में झांकता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। मुझे लगता है इसके मासूम सपनों के आगे इतने भ्रष्टाचार, इतना अपराध,
इतनी बेईमानी, इतनी चरित्रहीनता की राजनीति के आगे इस बच्चे के सपने कहाँ टिक पाएंगे? मेरे सपने इस बच्चे के लिए कहाँ टिक पाएंगे? मैं तो उसके लिए आपसे मदद मांग रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए एक सपने ईमानदार हिंदुस्तान बनाना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए एक ईमानदार हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ, और उस ईमानदार हिंदुस्तान में आपके गोवा की 2 लोकसभा सीट बहुत मायने रखती है। आप दोनों की दोनों सीटें आम आदमी पार्टी के नाम करती है। मैं आपकी मदद करने नहीं आया, मैं तो मदद मांगने आया हूँ। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ कि मैं अपने बच्चे को ईमानदार हिंदुस्तान देना चाहता हूँ, और आप 2 गोवा की सीटें उसके नाम कर दीजिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए ईमानदार हिंदुस्तान के नाम कर दीजिए। लग जाइए, 10 दिन है, ज़्यादा समय नहीं। और इन 10 दिनों में ये लोग खूब पैसा खर्च करेंगे, इनके पास खूब पैसा है। और इनका क्या, अंबानी पैसा खर्च करेंगे, इनको कौन सा अपने पिताजी का खर्च करना है? हाँ, खूब शराब बटेगी, खूब पैसा बटेगा, खूब वोट खरीदने की कोशिश की जाएगी, डराया धमकाया जाएगा। लेकिन साथियों, डर गए तो मौका चूक जाएगा, घर पे बैठे रह गए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। मेरा बेटा जिस दिन बड़ा होगा उस दिन पूछेगा, और आपके भी घर में जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो पूछेंगे कि जब ईमानदारी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इस राजनीति के ऊपर, बेईमानी की राजनीति के ऊपर झाड़ू चलाई जा रही थी, तब आप अपनी दुकान चलाते रह गए। आज मुझे बेईमानी झेलनी पड़ेगी, उस वक्त जवाब नहीं होगा सर। आज ही मौका है, 10 दिन मौका है। अगर आप गोवा की राजनीति को इन खनन माफियाओं से, इन कैसीनो माफियाओं से, अपराधियों से, वंशवादियों से, इनसे साफ करना चाहते हैं तो एक विकल्प हमारे पास है, झाड़ू। ये बात गली गली आपको समझानी पड़ेगी, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, और निकलना पड़ेगा। 10 दिन आपको समय देना पड़ेगा देश के लिए, अपने बच्चों के खातिर, भविष्य के लिए। इसका आप तैयारी कर लीजिए। और जैसा इन्होंने कहा, यहाँ पे काउंटर्स लगे हुए हैं, डोनेशन भी दीजिए, जो जितना दे सकता है दीजिए। ये दुकानें, ये मकान तभी बचेंगे जब हिंदुस्तान बचेगा। अगर हिंदुस्तान की व्यवस्था नहीं बचेगी तो कैसे रहेंगे, कैसे हम जिएंगे, कैसे हमारे बच्चे जिएंगे, किस तरह के हिंदुस्तान में हम लोग जिएंगे? यही मैं कहने आया था साथियों आपको। 2 हमारे साथी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, इतने सारे साथी यहाँ पे चुनाव लड़वा रहे हैं, ये सारे के सारे चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, सबके सब अरविंद केजरीवाल हैं, सबके सब अरविंद केजरीवाल हैं यहाँ पे जितने बैठे हैं। तो आप इनको जिताइए, खुद को जिताइए, अपने बच्चों के भविष्य को जिताइए। मेरी बात आप तक पहुँची हो तो एक बार नारा लगा के बता दीजिए, भारत